हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर मोतला और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइट फॉर सिविल सर्विसेज में। हम आज एनवायरनमेंट की अगली क्लास लेकर आए हैं और हमने लगभग 2 या 3 क्लास लगभग एनवायरनमेंट की इससे पहले हो चुकी हैं। तो आज इसी क्लास को एनवायरनमेंट की नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं और उसे आगे बढ़ाएंगे। देखिए, हम 3 सब्जेक्ट साथ में लेकर चल रहे हैं, एक पॉलिटी, एक साइंस और एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ कह सकते हैं आप उसको। साइंस और एनवायरमेंटल स्टडीज़ थोड़ा एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट को अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा साइंटिफिक टेम्पर्ड होना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक साइंटिफिक टेम्पर्ड नहीं होगा आप एनवायरनमेंट की कैलकुलेशन को नहीं समझ सकते। इसलिए इन दोनों को मैंने साथ साथ चलाया है। तो एनवायरनमेंट को अच्छे से समझना है तो धीरे धीरे आप जो हमारी साइंस की क्लासेज हैं उनको भी देखते रहिए, क्योंकि उसमें जो बायोलॉजी का पार्ट है वो टोटल आपका एनवायरमेंटल स्टडी से कोरिलेट करता है। ठीक है, तो एनवायरनमेंट की अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने एक क्लास में सिलेबस डिस्कस किया और थोड़ा सा एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो एनवायरनमेंट के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि एनवायरनमेंट क्या है। तो इसे देखिए, जैसे ये जीव है, कोई जीव है ऑर्गेनिज्म, ये जीव है ऑर्गेनिज्म, तो ये किससे घिरा हुआ है? ये घिरा हुआ आपका जैसे पृथ्वी है, आकाश है और जल है, इन तीनों चीज़ों से घिरा हुआ है। इसे कहते हैं लैंडस्केप, लिथोस्फेयर, इसे कहते हैं आपका एटमॉस्फेयर और इसे कहते हैं हाइड्रोस्फेयर। इसे ऐसे समझ लीजिए, लिथोस्फेयर, इसे कहते हैं एटमॉस्फेयर, और ये होता है आपका हाइड्रोस्फेयर, इसे कहते हैं आपके हाइड्रोस्फेयर। तो ये जीव जो है आपका, ये इन तीनों चीज़ों से घिरा हुआ है और इसके आसपास इसके पड़ोसी भी रहते हैं, दूसरे जीव भी रहते हैं। यानी कि किसी सिंगल जीव के को जब उसके आसपास के एनवायरनमेंट से, ये जो आपका जो एनवायरनमेंट है, इसके आसपास के एनवायरनमेंट से समझते हैं तो वो एनवायरमेंटल स्टडी में आता है। ठीक, तो इसे कैसे समझेंगे आप? एनवायरनमेंट को समझना है, एनवायरनमेंट को समझना है तो हमें क्या क्या समझना होगा? हमें लैंडस्केप सिस्टम को समझना होगा, अर्थात लिथोस्फेयर के जो कैलकुलेशन है विद किसके, ऑर्गेनिज्म के, उसको समझना होगा। ठीक है, हाइड्रोस्फेयर के कैलकुलेशन को समझना होगा और एटमॉस्फेयर की कैलकुलेशन को समझना होगा। तो हम कह सकते हैं जीव जिन चीज़ों से चारों ओर से घिरा होता है वही उसका एनवायरनमेंट है। ये चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, इसमें बहुत ज़्यादा डीप में हम अब दोबारा से स्टडी नहीं करेंगे। पिछली क्लास जाके देख लीजिए, एनवायरनमेंट के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अभी हम कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। जैसी टर्मिनोलॉजी का मतलब ये होता है कुछ ऐसे शब्द हैं जो एनवायरनमेंट में आगे आपके काम आएंगे, उन्हें हम अच्छे से समझते हुए चलेंगे और उनसे जुड़ी हुई स्टडी को फिर धीरे धीरे नेक्स्ट लेवल पर चलेंगे। तो इसमें देखते हैं, इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ। इसमें देखिए, आपका जो एनवायरनमेंट है, तो इस एनवायरनमेंट को समझने के लिए थोड़ा सा आपको सिस्टम समझना होगा। इसे ऐसे समझिए, हाँ, इसे ऐसे समझिए। देखिए, ये लिखा है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट आपको मैंने पहले इसकी परिभाषा और इसके बारे में समझा दिया है। इसकी नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे कि देखो, एनवायरनमेंट की जो समस्या है, एनवायरनमेंट की जो प्रॉब्लम है वो कैसे आती है, यानी कि जो हम स्टडी करते हैं, एनवायरनमेंट पढ़ने की ज़रूरत क्या है, ऐसी क्या ज़रूरतें आ गई, दुनिया के देश इतने क्यों घबराए हुए हैं कि एनवायरनमेंट पर इतने बड़े बड़े व्याख्यान होते हैं, एनवायरनमेंट पर इतने बड़ी बड़ी बैठकें होती हैं, दुनिया के देशों के लिए अलग अलग बाध्यकारिता प्रस्ताव बनते हैं। ठीक है, तो ऐसी ज़रूरत क्या है? तो देखो, एनवायरनमेंट जो, इसके लिए 2 चीज़ें होती हैं एनवायरनमेंट। एक तो होता है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, और ये प्रोटेक्शन की जरूरत कब पड़ती है? अगर आपका एनवायरनमेंट प्रॉपर चल रहा है, तो हमें प्रोटेक्शन से काम चल जाएगा कि हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते रहें और धीरे धीरे अपनी एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाते रहें, तो हम एनवायरनमेंट को बिना नुकसान पहुंचाए आगे बढ़ सकते हैं।
लेकिन अगर डिग्रेडेशन हो रहा है, अगर डिग्रेडेशन, इसे कहते हैं ह्रास, अगर डिग्रेडेशन हो रहा है यानी कि एनवायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है, तो इसमें क्या जरूरत है, इसमें रोकने की जरूरत है, रोकने की जरूरत है। रोकने की क्या जरूरत है, इकोनॉमिक एक्टिविटी को, इकोनॉमिक एक्टिविटी को, यानी कि उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को रोकने की जरूरत है जिसकी वजह से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, अर्थात एनवायरमेंट में प्रॉब्लम क्रिएशन हो रहा है। तो ये प्रोटेक्शन के स्तर भी, प्रोटेक्शन यानी प्रोटेक्ट भी हम इसीलिए करते हैं क्योंकि एनवायरमेंट में कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न हो रही है। क्यों, अगर समस्या उत्पन्न नहीं होगी तो हमें प्रोटेक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो हमें ये प्रॉपर लेके चलना पड़ता है। लेकिन अगर हरास की स्थिति आ गई है, एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है बहुत तेजी से, तो हमें उस एक्टिविटी को रोकने की जरूरत होती है। इसलिए इसे कैसे पढ़ा जाता है, देखिए कैसे समझे इसको। ये लिखा है बायोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब बायोटिक ऑर्गेनिज्म क्या होता है, या जो आपका ऑर्गेनिज्म है ये किससे घिरा हुआ है, बायोटिक और एबायोटिक से। जैसे आपका जीव है, जो जीव है ये किससे घिरा हुआ है, बायोटिक, बायोटिक यानी कि जीव से। जीव किससे घिरा है, जीव से और निर्जीव से, एबायोटिक। ये जो आपका जीव है ये दोनों चीजों से घिरा हुआ है, जीव से भी और निर्जीव से भी, ठीक है। तो इसने जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया, इसके चारों ओर जो एनवायरनमेंट है, इसके चारों ओर एनवायरनमेंट जो है वो कैसा एनवायरनमेंट है, दो तरीके का होता है, एक तो नेचुरल है, एक तो नेचुरल है और एक होता है मैन मेड, एक होता है मैन मेड। मैन मेड का मतलब है कल्चर्ड एनवायरनमेंट, यानी कि जो व्यक्ति ने या मानव ने उत्पन्न किया है, ठीक है। तो वो कैसा है, वो मैन मेड कहते हैं उसे। अब इसे ऐसे समझिए, फिर से मैं आपको एक बार से समझा देता हूं कि मैन मेड में और नेचुरल में क्या अंतर है। देखिए इस ऑर्गेनिज्म के चारों ओर बायोटिक और एबायोटिक का घेरा है। अब ये दो प्रकार का है, एक तो मैन मेड है, ये थोड़ा ऊपर हो गया, मैं यहां समझा देता हूं। जीव, जीव का एनवायरमेंट, जीव का एनवायरमेंट। तो जीव का एनवायरमेंट कैसा है, नेचुरल, नेचुरल। अब जो नेचुरल है तो इसे तो कहेंगे कि नेचुरल एनवायरमेंट है, ठीक है। तो ये क्या है, नेचुरल एनवायरनमेंट। इससे कोई समस्या नहीं है, इससे कोई समस्या नहीं है, ये अपने आप को बैलेंस करता रहता है और अपनी स्थिति को फिर से सुधार लेता है। ये प्रकृति अपने आप करती रहती है इस चीज को। लेकिन ये इम्बैलेंस कब होगा, यानी कि जब ये अननेचुरल होगा, यानी कि मैन मेड होगा, यानी कि कैसा होगा ये, अर्थात मैन मेड होगा। तो मैन मेड कैसे होता है, देखिए मैन मेड कैसे होता है, ये लिखा हुआ है कि मानव ने खेती करना सीखा। मानव ने क्या किया, खेती या एग्रीकल्चर कह सकते हैं, कृषि कह सकते हैं, एग्रीकल्चर। मानव ने एग्रीकल्चर सबसे पहले क्या काम किया, एग्रीकल्चर। फिर उसने क्या किया, इंडस्ट्री यानी कि उद्योग लगाए। फिर उसने उद्योग लगाए। उद्योगों में क्या हुआ, अब भाई एग्रीकल्चर में जो अधिशेष बचा, जो अधिशेष बचा उससे एक बिचौलिए का उद्भव हुआ। हिस्ट्री में हम ऐसी तो पढ़ते हैं, बिचौलिए का उद्भव हुआ। उस बिचौलिए ने क्या किया, इंडस्ट्री, और इधर इंडस्ट्री लग रही है तो अर्बन, अर्बन यानी कि शहर बसे और ग्रामीण बस्तियां बढ़ी। और क्या हुआ, ग्रामीण जो बस्तियां हैं, जो रूरल एरियाज हैं वो बढ़े। तो एग्रीकल्चर में अर्बन ये इस तरफ भी जाएगा और इस तरफ भी रूरल। एग्रीकल्चर से रूरल सिस्टम बढ़ा और साथ ही साथ अर्बन सिस्टम भी बढ़ा। इंडस्ट्रीज रूरल में भी पहुंची और कहाँ, अर्बन में भी पहुंची, ठीक है। फिर अर्बन से कम्युनिकेशन बढ़ा, रूरल से ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा। शहरों तक कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता है, उसी से आगे कॉमर्स एंड ट्रेड यानी कि व्यापार वाणिज्य बढ़ता है, यानी कि व्यापार वाणिज्य बढ़ता है। तो व्यापार वाणिज्य के बढ़ने से देखिए ये समस्या जो पैदा हुई, व्यापार वाणिज्य के बढ़ने से क्या होता है, अगर ये प्रॉपर चल रहा है आपका, अगर ये आपका प्रॉपर चल रहा है, प्रॉपर का मतलब है सामान्य चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं होने का मतलब क्या है, एनवायरनमेंट को कोई दिक्कत नहीं है। और एनवायरनमेंट को दिक्कत नहीं है तो फिर आपको क्या करना होगा, आप सिंपल वे में अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, लेकिन प्रोटेक्ट करते हुए, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए। तो यहाँ आएगा प्रोटेक्शन, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन या एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट,
लेकिन अगर ये इम्प्रॉपर है, अगर ये इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर का मतलब है ये सही नहीं चल रही है, तो ये क्या करेगा, एनवायरमेंट को, तो ये एनवायरमेंट को डिग्रेड करेगा, एनवायरमेंट को क्या करेगा, डिग्रेड करेगा। और अगर एनवायरमेंट को डिग्रेड कर रहा है तो इसको सीधा सीधा प्रतिबंधित करने की आवश्यकता है, प्रतिबंधित, इसको कैसी आवश्यकता है, प्रतिबंधित करने की। अर्थात आपकी वे एक्टिविटी जो एनवायरमेंट को डायरेक्ट रूप से हरास कर रही हैं, डिग्रेड कर रही हैं, तो उन्हें रोकने की जरूरत होती है। जैसे कैसे, देखिए जब अक्टूबर नवंबर में बहुत ज़्यादा जो फैक्ट्रियों से, इंडस्ट्री से धुआं निकलता है, तो उससे निकलने वाले धुएं से आसपास के क्षेत्र में क्या होता है, ठंड, जैसे ठंड बढ़ती है तो ठंड बढ़ने से वो भारी होकर नीचे की तरफ बैठता है। ठीक है, हवा ठंडी होती है तो हवा ठंडी होकर क्या होती है, भारी हो जाती है, और भारी होकर तो नीचे बैठेगी, तो उसके साथ जो धीरे धीरे जो धुएं के, स्मोक के जो कण हैं वो भी नीचे ही आ जाते हैं। तो क्या होता है, एनवायरनमेंट डिग्रेड होने लगता है। उसके आस, उसमें जो जीव रहते हैं, मानव रहे, चाहे पशु रहे, पक्षी रहे, कीट रहे, पौधे रहे, सब पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट डायरेक्ट रूप से होता है। तो सरकारें क्या करती हैं, फिर उस एक्टिविटी को, यानी कि कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी जो ऐसी जो बहुत ज़्यादा जिनसे स्मोक निकलता है उनको कम करवा देती है या उन्हें रोक देती है। अगर ये इफेक्ट लंबा जा रहा है तो इसको परमानेंट रोकने की ज़रूरत है। लेकिन अगर ये कैसा है, अगर ये थोड़े दिनों के लिए है, यानी कि अस्थायी है, तो इसे फिर थोड़ा सा प्रतिबंधित करके, यानी कि अस्थायी रूप से रोक लगा दी जाती है। कैसे, जब नवंबर दिसंबर का महीना आता है तो सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ने से क्या होता है, हवा और ज़्यादा ठंडी हो जाती है, तो वो नीचे बैठ जाती है। अब जो धूल के कण ऊपर घूम रहे थे वो क्या हो गए, नीचे बैठ गए। तो अब वो एनवायरनमेंट में डिग्रेडेशन का काम इतना नहीं कर रहे जितना उस समय कर रहे थे। लेकिन अगर ये एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ती रहेगी और एनवायरनमेंट को हरास, यानी कि उसको डिग्रेड करती रहेगी, तो उसको फिर प्रतिबंधित करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, यही एनवायरमेंटल सिस्टम या इसी की स्टडी को हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए हम एक टर्मिनोलॉजी और आती है जिसे कहते हैं इकोलॉजी, पारिस्थितिकी, उसको पढ़ने जा रहे हैं। उसके बारे में समझेंगे कि इकोलॉजी या पारिस्थितिकी क्या होती है। उससे पहले हम थोड़ा सा एनवायरनमेंट के जो थॉट्स हैं उन थॉट्स को पढ़ेंगे। एनवायरनमेंट के जो थॉट्स हैं उन थॉट्स को पढ़ेंगे। देखिए कैसे हम पढ़ेंगे इस एनवायरनमेंट के थॉट्स में, कंसेप्ट ऑफ डिटर्मिनेशन, निश्चयवाद। कैसा वाद, निश्चयवाद। निश्चयवाद, ये निश्चयवाद कहता है, देखो ये सबसे पहले जो जर्मन के वैज्ञानिक थे, जो जर्मन के वैज्ञानिक थे, उन वैज्ञानिकों ने कहा कि मनुष्य प्रकृति का दास है। मनुष्य प्रकृति का दास है, तो जब मनुष्य प्रकृति का दास है तो उसे प्रकृति के अनुसार ही जीना चाहिए। अर्थात जैसे प्रकृति जिलाए, जीने की छूट दे, उसे ऐसे ही जीना चाहिए। यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला सिस्टम यहाँ पे लागू इतना नहीं होता। उसने कहा कि जैसा प्रकृति आपको जीवा रही है ऐसे जीते रहिए और जीवन को आगे बढ़ाते रहिए। मनुष्य को प्रकृति के अनुसार ही जीना चाहिए। ये कौन कौन है, कार्ल रिटार्ड्स हैं और कार्ल्स रेडजेल के अनुसार ये बात कही गई। आपको वैज्ञानिकों के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। इस विचारधारा को भी एग्जाम में डायरेक्ट कोई नहीं पूछने वाला। बस एनवायरनमेंट को पढ़ने से पहले थोड़ा सा इस बात को समझने की जरूरत होती है कि निश्चयवाद और इससे, यानी कि संभववाद और निश्चयवाद से कैसे एनवायरनमेंट पे असर हुआ है, यानी कि लोगों की मानसिकताएं कैसे बदलती हैं। देखो, जब कोई बौद्धिक व्यक्ति कोई दर्शन की व्यवस्था देता है या कोई दार्शनिक विचार देता है तो उसको लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, क्योंकि उस पर विश्वास करते हैं। या ऐसी कोई वैज्ञानिक, जब कोई दवाई बनती है या उस पर रिसर्च होती है, कोई नया सिद्धांत आता है तो लोग उस पर विश्वास करते हैं। ऐसे ही जर्मन के वैज्ञानिकों ने ये बात कही और यूरोप में इस बात के लिए ये तय हो गया कि मनुष्य प्रकृति का दास है, इसलिए प्रकृति के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। ये बहुत पुरानी बातें हैं। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, एक नया फिर से वाद आया। वाद का मतलब एक नई विचारधारा आई जिसे संभववाद कहा गया। जिसे क्या कहा गया, संभववाद। अब इस संभववाद ने क्या कहा, इस संभववाद ने कहा कि मनुष्य प्रकृति का दास नहीं है बल्कि मनुष्य प्रकृति का विजेता है, और यही विजेता कुछ भी कर सकता है। ये चाहे तो आर्द्रता बढ़ा सकता है, ये चाहे तो गर्मी बढ़ा सकता है, चाहे तो सर्दी बढ़ा सकता है, चाहे तो आर्द्रता को कम करके और सर्दी कर सकता है, ये चाहे तो आर्द्रता को बहुत बढ़ा के क्या कर सकता है, बारिश कर सकता है, ये चाहे तो एक कल्चर एनवायरनमेंट को क्रिएट कर सकता है। कैसे, आपको गर्मी लग रही है, आपने फैन लगा दिया,
आपने एसी लगा दी तो रूम में क्या हुआ, रूम में टेम्परेचर कम हो गया, बाहर टेम्परेचर 40 है, रूम में टेम्परेचर 20 है। तो ये क्या हुआ, ये कल्चर्ड है, यानी कि आपने खुद से मैन मेड से ये बन के आया। और ये किससे आया, ये संभववाद से आया। संभववाद कहता है कि मनुष्य प्रकृति का दास नहीं है बल्कि विजेता है। मनुष्य प्रकृति का दास नहीं है बल्कि क्या है, विजेता है। और ये किसी भी विकल्प को चुन सकता है, ये किसी भी विकल्प को चुन सकता है। अर्थात मनुष्य इस बात के लिए बाध्य नहीं है कि प्रकृति उसे जैसे रखे वो ऐसे ही रहेगा। जैसे मान लिया सर्दी आती है, दिसंबर का महीना आ गया, अब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, अगर आपको प्रकृति के अनुसार जीना है तो फिर क्या करना पड़ेगा भाई, सर्दी झेलनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसमें समस्या आ सकती है। लेकिन आपने अपने आप को दास नहीं बल्कि विजेता घोषित कर रखा है, तो आप क्या करेंगे, हीटर लगा लेंगे। आप क्या करेंगे, एनवायरनमेंट में कुछ अपने आसपास ऐसी चेंजिंग करेंगे कि आपको इतनी गर्मी ना लगे। आप गर्म पानी पीना शुरू करेंगे, आप इलेक्ट्रिसिटी और हीट के ऐसे संसाधन डेवलप कर लेंगे कि आपको जो प्रकृति ने आपको ठंड दे रखी है, यानी कि आपके आसपास जो ठंड है उसे आप कंट्रोल कर ले जाएंगे। इसे कहते हैं प्रकृति का विजेता होना, ठीक है, किसी भी स्तर पर। यानी कि जब आप ऐसे करने लगेंगे, जब आप विजेता के रूप में डेवलप होंगे, तो कैसा एनवायरनमेंट बना देंगे अपने आसपास, कल्चर्ड। कैसा, कल्चर्ड। इसे कहते हैं, कल्चर्ड का मतलब है आर्टिफिशियल। भाई बाहर तो टेम्परेचर, जैसे आज टेम्परेचर लगभग 8 है, यानी कि अभी का जो मुश्किल से होगा 16-17, लेकिन इसमें मिनिमम टेम्परेचर सुबह रात में 8 रहा होगा। लेकिन आपने क्या कर लिया, अपने एनवायरनमेंट में यानी कि अपने रूम में हीटिंग का सिस्टम कर लिया, तो टेम्परेचर कितना हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, या 25 तक कर लिया आपने। अब 25 तक करने का मतलब क्या है, देखिए, कल्चर एनवायरनमेंट बना लिया, अर्थात आपने एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट डेवलप कर लिया अपने लिए, क्योंकि आपको सर्वाइव करना है, यानी कि अपनी व्यवस्था को, सर्वाइव करने का मतलब है आपको जीना है प्रकृति से संघर्ष करते हुए। तो इससे क्या होता है, जब आप कल्चर एनवायरनमेंट बनाते हैं तो अपने आसपास चीज़ों को बदलने लगते हैं, फिर प्रत्येक स्तर पर कल्चर्ड हो जाते हैं आप, ठीक है, उत्पादन के स्तर पर, इकोनॉमी के स्तर पर, सोशल स्तर पर, कल्चर, सब जगह। तो इससे क्या होता है, जलवायु में परिवर्तन होने लगता है और यहाँ चुनौती खड़ी हो जाती है। कैसी, परिवर्तन से क्या होता है, मनुष्य अपने आसपास चुनौती खड़ी कर लेता है और मनुष्य को इतनी समस्याएं आने लगती हैं कि खुद जो उसने कल्चर एनवायरनमेंट बनाया था वही उसके लिए खतरा पैदा कर देता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्रकृति के विपरीत जा रहा है, और प्रकृति ने जिन चीज़ों को आपके लिए बनाया, आपने उन चीज़ों को बदल के अपने अनुसार चेंज कर लिया, तो वो आपको नुकसान देने वाली हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, कल्चर्ड एनवायरनमेंट। इसी को हम क्या कहते हैं, कल्चर एनवायरनमेंट। और कल्चर एनवायरनमेंट से ही समस्या पैदा हुई है। तो आज का समय जो दिया हुआ है वो इस विचारधारा के कारण है। जब ऐसी समस्याएं आने लगी तो ये चुनौती बनकर खड़ा हो गया। जब ऐसी समस्याएं आने लगी तो फिर मनुष्य ने एक बीच का रास्ता निकाला। भाई ये तो अब मनुष्य अगर प्रकृति का दास बनकर रहेगा तो डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, अपने लिए संसाधन इकट्ठे नहीं कर सकता। लेकिन अगर विजेता बन के रहेगा तो फिर अपने एनवायरनमेंट को ही खराब कर लेगा, अपने जीने लायक प्रकृति छोड़ेगा ही नहीं, नेचर को खराब कर देगा, तो फिर भी उसके लिए खतरा है। तो वो बुद्ध वाला सिस्टम, यानी कि महात्मा बुद्ध वाला बीच का रास्ता निकाला और उन्होंने क्या कहा, कंसेप्ट ऑफ नियो डिटर्मिनेशन। क्या है, नव निश्चयवाद। नव निश्चयवाद आया और इस नव निश्चयवाद ने क्या कहा, इस नव निश्चयवाद ने कहा स्टॉप एंड गो। इसने क्या कहा, स्टॉप एंड गो, यानी कि रुको देखो और जाओ। रुको देखो जाओ का क्या मतलब है, आप जब भी कोई स्टेप लें, इकोनॉमिकल रूप से, सोशल रूप से, अपने एनवायरनमेंट के चारों ओर किसी भी तरीके से, तो आप पहले देखिए, रुकिए। आप रुकने का मतलब है देखिए कि आपके एनवायरनमेंट पे आपकी इस एक्टिविटी से कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं हो रहा। अगर इस प्रकार की कोई समस्या पैदा होती है तो रुक जाइए, लेकिन अगर नहीं है तो फिर आगे बढ़ जाइए। तो इसी को क्या कहा गया, स्टॉप एंड गो। तो इस नाम से जाना जाता है। अर्थात हर गतिविधि को देखने की आवश्यकता है कि उससे नुकसान हो रहा है या नहीं। अर्थात हर गतिविधि को आपकी इस सिस्टम से देखने की आवश्यकता होती है कि आप प्रकृति को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे। अगर ऐसी समस्या है तो उस एक्टिविटी को रोक दीजिए। तो आज का समय कहाँ काम कर रहा है, दुनिया के देश यहाँ काम कर रहे हैं। कौन सी विचारधारा पे, कंसेप्ट ऑफ नियो डिटर्मिनिज्म, अर्थात नव निश्चयवाद को लेकर लोग
आगे बढ़ रहे हैं और इसी को आगे बढ़ने को, इसी से हम एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन करेंगे। तो देखो ये जो विचारधारा आई स्टॉप एंड गो की, ये आई 1987 में, ठीक है, और 1988 में आईपीसीसी बना दिया गया। 1988 में आईपीसीसी, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। कैसा पैनल? इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। अर्थात जो आपका इकोलॉजी में परिवर्तन आ रहा है, पारिस्थितिक परिवर्तन के लिए एक पैनल बनाया गया इंटरनेशनल। दुनिया के देशों ने मिलकर बैठकर इस पे विचार किया कि स्टॉप एंड गो को हम कैसे अपनाएं, ठीक है। और इसी के बाद फिर क्या हुआ, 1992 में यानी कि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन होता है। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में यानी कि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन होता है, इसे अर्थ समिट कहते हैं। और अर्थ समिट में क्या हुआ, देखिए ये अर्थ समिट में एजेंडा 21 लाया गया। एजेंडा 21 लाया गया, इसको मैं हटा के फिर से समझा देता हूं, ये बोर्ड पे जगह नहीं है। एजेंडा 21 लाया गया। हाँ देखिए भाई, जो नियो डिटर्मिनिज्म है, नियो डिटर्मिनिज्म कब आया? 1987 में। 1988 में आईपीसीसी बना, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। 1992 में क्या हुआ? अर्थ समिट हुआ। अर्थ समिट, पृथ्वी सम्मेलन, अर्थ समिट हुआ। तो इस अर्थ समिट के बाद फिर क्या होता है, इसी अर्थ समिट में एजेंडा 21 रखा गया। एजेंडा 21, एजेंडा 21 का मतलब है 21 ऐसे एजेंडे रखे गए जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए थे कि आप अपने एनवायरनमेंट के चारों ओर अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को इस तरीके से देखिए। और उसमें 21 बातें रखी गई, ठीक है, जिसे एजेंडा 21 को ही 2015 में एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 के नाम से जाना गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 के नाम से जाना गया, ठीक है। और उसी में क्या है, 194 देशों ने इस पे साइन कर दिए। कितने देशों ने? 194 देशों ने इस पे साइन कर दिए और दुनिया के लिए बाध्यकारी हो गया कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं इन ये आपको लागू करने होंगे। देखो जो गोल होते हैं, लक्ष्य होते हैं, वो बाध्यकारी नहीं होते, लेकिन फिर भी आपके लिए वो एक आइडियल टारगेट होते हैं कि आपको यहाँ तक काम करना है। अगर आप इसके अनुसार काम नहीं कर रहे तो इसका मतलब आप गलत इकोनॉमिक एक्टिविटी में हैं, आप एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो आपको ये करना ही नहीं है, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाना ही नहीं है। तो एसडीजी 17 जो है यही क्या है, ये आपके गोल हैं, ये आपके लक्ष्य हैं। लक्ष्य कैसे लक्ष्य हैं? एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट में ह्रास हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है एनवायरनमेंट, और आपके आसपास का एनवायरनमेंट अगर डिग्रेड हो रहा है तो ये आपके लिए समस्या पैदा करेगा, आपके जीवन के लिए समस्या पैदा करेगा। सरकारों ने, समाज ने जीवन की स्वतंत्रता को सबसे बड़ी स्वतंत्रता माना है, और जब आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ही खराब कर देंगे तो जीवन की स्वतंत्रता समाप्त होने लगेगी। अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हो जाएगा। पॉलिटी में पढ़ते हैं ना, राइट टू, आपका राइट टू लाइफ पढ़ते हैं, अनुच्छेद 21, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही किसी के जीवन की स्वतंत्रता का हनन हो सकता है। तो अगर आप उससे इतर कोई ऐसा काम करते हैं कि किसी की जीवन की स्वतंत्रता का हनन होता है, तो उससे क्या होगा, वो आपके लिए समस्या पैदा कर देगा। इसलिए उन चीज़ों को रोकने की जरूरत होती है। देखिए लोग क्या सोचते थे कि अपने आसपास सफाई रखिए, बहुत ज़्यादा हाइजीन के चक्कर में लोगों ने क्या किया, छोटे छोटे कीटों को मारना शुरू कर दिया, कीट को मारना शुरू कर दिया, मक्खी को मारना शुरू कर दिया। बहुत ऐसी ऐसी छोटे छोटे कीट हैं जो मनुष्य के मित्र थे, उनको मारना शुरू कर दिया। उनको पता नहीं था ये मित्र हैं हमारे। तो क्या हुआ, धीरे धीरे मनुष्य भी उससे इफेक्ट होने लगा। जैसे मक्खियों को बहुत बड़े स्तर पर समाप्त कर दिया गया, छोटे छोटे कीट समाप्त हो गए। तो जो फसलों में पोलिनेशन होता है, पोलिनेशन होना, इतना उस पर इफेक्ट पड़ा। और जब फसलों में पोलिनेशन हुआ तो आपके फूड चेन पे इफेक्ट पड़ेगा, और फूड चेन पे इफेक्ट पड़ेगा तो आपके सीधे लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है, और वही जीवन की स्वतंत्रता का भी हनन है, और एनवायरमेंट डिग्रेडेशन को भी वो प्रमोट करता है। इसलिए कैसी भी कोई एक्टिविटी जो सीधे एनवायरमेंट के लिए नुकसान पहुंचाती है वो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के अंतर्गत ही आती है, ठीक है। तो आपका जो आज का नया कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ द नियो डिटर्मिनिज्म, नवनिश्चयवाद,
इसी को आगे बढ़ाया जा रहा है दुनिया में, और यही विचारधारा लागू। अर्थात इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा स्टॉप एंड गो, स्टॉप एंड गो, अर्थात रुको, देखो और आगे बढ़ो। रुको देखो आगे बढ़ने का मतलब क्या है कि आप जिस एक्टिविटी में शामिल हैं कि क्या वो सीधे एनवायरनमेंट को खराब तो नहीं कर रही है। ठीक है, ये आपकी समझ में आ गया होगा। इससे आगे चलते हैं। अब देखो इकोलॉजी, ये टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं हम, इकोलॉजी पे बहुत अभी डीप स्टडी नहीं करने जा रहे, हम इसको टर्मिनोलॉजी के रूप में पढ़ेंगे और फिर इसमें दिए गए टॉपिक्स पढ़ेंगे, समझेंगे हम इसको यहीं, और मैं टॉपिक टू टॉपिक पढ़ाऊंगा, उससे आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। ठीक है, ज़्यादा एक्सपेंशन में नहीं पढ़ाना, आपको टॉपिक टू टॉपिक पढ़ा के आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें क्या करना है, आपको इकोलॉजी को समझना है, पारिस्थितिकी होती क्या है या किसे कहते हैं। देखिए, ये विचारधारा सबसे पहले अर्नेस्ट हैक्कल ने 1866 में दी, 1866 में। फिर एजी टोंसले आए 1935 में, उन्होंने इसे समझाया, अच्छे से समझाया और बताया कि ये क्या है। ठीक, अब देखिए ये लिखा हुआ है, मैं इसे बाद में पढ़ूंगा। मैंने आपको बताया कि जीव है, ठीक, ये जो जीव है आपका, ये है एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, और क्या आएगा आपका लिथोस्फेयर। एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर। ठीक, ये कौन कौन, ये इन तीनों चीजों से जीव घिरा हुआ है। ठीक, अब ये जीव है, इस जीव का अंतर संबंध एटमॉस्फेयर से, इस जीव का अंतर संबंध हाइड्रोस्फेयर से, और इस जीव का अंतर संबंध लिथोस्फेयर से। जब हम इस अंतर संबंध की या अंतर क्रियाओं की स्टडी करते हैं, जब हम जीव की उसके चारों ओर उपस्थित एनवायरमेंट के साथ उसकी स्टडी करते हैं, उसी स्टडी को हम क्या कहते हैं, उसी स्टडी को हम पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहते हैं। देखो, एनवायरमेंट किसे कहते हैं, किसी जीव के चारों ओर उपस्थित पर्यावरण, किसी जीव के चारों ओर उपस्थित जो चीजें हैं उसका जो आवरण है उसे पर्यावरण कहते हैं। ठीक, पर्यावरण एक स्थिति है, एक कंडीशन है पर्यावरण, लेकिन इकोलॉजी एक साधन है। साधन का मतलब वो रिसर्च करने का साधन है, और उससे आपके एनवायरनमेंट को अच्छे से समझा जा सकता है। तो इकोलॉजी क्या हुई, एक साधन हुई एनवायरनमेंट को समझने का। लेकिन एनवायरनमेंट नेचुरल होता है, वो परिस्थिति होती है, वो एक स्थिति है। ठीक है, तो एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, जीव के चारों ओर का आवरण एनवायरनमेंट कहलाता है, सिंपल सा शब्द। और पारिस्थितिकी का या इकोलॉजी का क्या मतलब है, जीव के चारों ओर के आवरण और जीव के बीच में क्या अंतर संबंध है, उनके बीच में क्या संबंध है, इस संबंध को ही हम क्या कहेंगे, इस संबंध की स्टडी को हम क्या कहेंगे, इसी की स्टडी को हम इकोलॉजी या पारिस्थितिकी कहते हैं। तो देखिए यही तो लिखा गया है। सबसे पहले अर्नेस्ट हैक्कल के द्वारा यह बताया गया कि इकोलॉजी जीव के अंतर संबंधों का नया अध्ययन है। ऐसी स्थिति में यह अध्ययन करके ही जाना जा सकता है कि जीव का व्यवहार कैसा होगा। और इसके बाद एजी टोंसले आए और उन्होंने इकोलॉजी को परिभाषित किया। ठीक है, ये एक सिंपल सा छोटा सा फैक्ट्स मैंने बताया, लेकिन इसको आप ऐसे समझिए सिंपल वे में। एनवायरनमेंट समझ में आ गया, जीव के चारों ओर का आवरण एनवायरनमेंट, उस आवरण के साथ जीव का अंतर संबंध इकोलॉजी है। जैसे आप इस रूम में रहते हैं, ये रूम आपका एनवायरनमेंट मान लेते हैं, ये आपका एनवायरनमेंट है। इसमें छिपकली भी रहती है, इसमें मक्खी भी रहती है, इसमें मच्छर भी रहते हैं, इसमें छोटे छोटे कीट भी रहते हैं, इसमें जो एयर भी है ना, इसमें आपकी खुद बॉडी है, वो मेटाबॉलिज्म उसमें काम करता है। तो आपके रूम की एयर का, आपका उस छिपकली के साथ संबंध, आपका उस मच्छर के, उस कीट के साथ क्या रिलेशन है। रिलेशन का मतलब है आपका जीवन और उनका जीवन कैसे एक दूसरे से कोरिलेट करता है। जैसे छिपकली है तो वो मच्छर को खाती है, तो मच्छर को खाती है तो आपके जीवन को बचा लेती है, यानी कि मच्छर से होने वाले नुकसान को। या कोई और संबंध, जैसे मक्खी है तो आप, मक्खी हो सकता है किसी और सिस्टम को साफ करने के लिए काम करती हो, या आपके एनवायरनमेंट में चींटी है, चींटी का क्या रोल है आपके जीवन में। तो इस प्रकार के जो रोल हैं उनकी जो स्टडी है
वही स्टडी इकोलॉजी कहलाती है। अर्थात जीव का अंतर संबंध किसके साथ, पर्यावरण के, क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। अब इकोलॉजी को समझने में आपको कोई समस्या नहीं होगी, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको आगे समझिए कि इसे कैसे कहते हैं। देखो इकोलॉजी क्या है, परिभाषित कैसे किया इसे, अगर मैं आपको एक सिस्टम में कहूँ इकोलॉजी। देखो इकोलॉजी दो शब्दों से बना है, इकोस और लोगोस। ये दोनों ही कैसे शब्द हैं, ग्रीक शब्द हैं। ये कैसे शब्द हैं, ये ग्रीक शब्द हैं। इकोस का मतलब होता है हाउस, और लोगोस का मतलब, ये लोगोस ये लॉजी से बना है, लोगोस से बना है लॉजी, सॉरी लोगोस से बना है लॉजी। और लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी, स्टडी। तो लोगोस का मतलब क्या हुआ, स्टडी। तो स्टडी किसकी, स्टडी ऑफ हाउस, स्टडी ऑफ हाउस, स्टडी ऑफ हाउस। जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स में भी तो यही पढ़ते हैं, इकोस मतलब हाउस, नोमोस मतलब रूल। नोमोज, नोमोज का मतलब क्या होता है, ये मोमोज नहीं है, नोमोज है। नोमोज का मतलब क्या है, रूल्स, नॉर्म्स। तो रूल ऑफ हाउस, इकोनॉमी क्या है, रूल ऑफ हाउस, और एनवायरनमेंट क्या है, स्टडी ऑफ हाउस। ठीक है, छोटा सा अंतर संबंध है। तो स्टडी ऑफ हाउस का मतलब क्या कहलाता है, इकोलॉजी। अर्थात आपका जो एनवायरनमेंट है उसे हाउस मान लेते हैं, और उसका आपके साथ जो अंतर संबंध है, उसकी जो स्टडी है वो क्या कहलाएगी, इकोलॉजी कहलाती है। ठीक है, अब चलिए आगे, इसे पढ़िए, समझिए इसको क्या कहता है ये। हाँ देखिए, जैविक एवं अजैविक घटकों के बीच अंतःक्रिया का अध्ययन, वही जो मैंने अभी बताया आपको, जैविक एवं अजैविक, जैविक एवं अजैविक। भाई इकोलॉजी में जो स्टडी होगी, हाउस की स्टडी जो होगी, यानी कि एनवायरनमेंट के साथ, अभी तो बनाया था मैंने, ये बना के जो आपको दिखाया था कि ये जीव है, तो ये लिथोस्फेयर या हाइड्रोस्फेयर, ये आपका एटमॉस्फेयर। तो लिथोस्फेयर मतलब ये सब क्या है, निर्जीव है, अर्थात अजैविक है। अजैविक और जीव, जैविक का मतलब है आपके आसपास जितने भी जीव रहते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, छिपकली का, मच्छर का, मक्खी का, कीट का, चींटी का, आपका। ठीक है, या आपके घर में पशु भी हो सकते हैं, रहते हैं, उस पशु के आसपास जो जीव रहते हैं, उस पशु के पास में फिर पक्षी भी आते हों। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा किसी पशु का और पक्षी को डायरेक्ट अंतर संबंध होता है। जैसे एक पक्षी होता है, वो पक्षी क्या करता है, पशु के ऊपर जो कीट होते हैं उन्हें चुगता है, तो उससे पशु की क्या, किसी कीट से रक्षा होती है, और उसको भोजन मिल जाता है। यही तो स्टडी है, इन्हीं को पढ़ना है। जैसे मगरमच्छ क्या करता है, जब मगरमच्छ के मुंह में मगरमच्छ मांस खाता है, तो उसके जो दांत होते हैं, उसके दांतों के बीच में मांस फंस जाता है, तो समुद्र के बाहर आके वो अपने मुंह को खोल के ऐसे लेट जाता है, और पक्षी आते हैं और उसके मुंह से जो मांस छुटा छुटा के उसकी सफाई करते हैं। और देखो ये कितना अच्छा अंतर संबंध है कि मगरमच्छ कभी भी ऐसे पक्षियों को खाता नहीं है। वो, उनका क्या संबंध है, उनका केवल साफ सफाई रखने का रिलेशन है, लेकिन खाने वाले कौन से हैं, वो दूसरे हैं, वो फूड चैन में अलग आते हैं। तो यही कोरिलेशन, यही स्टडी, यानी कि किसी जीव का, यहाँ जीव रख लेंगे, तो जीव का जैविक और अजैविक घटकों के साथ जो अध्ययन है, जो अंतःक्रिया है, उसी को क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहा जाता है। इकोलॉजी एक साधन है, जो मैंने आपको बताया, एनवायरनमेंट एक स्थिति है। इसी के अध्ययन से पता चलता है कि जीवों के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ा है और लाइफ प्रोसेस क्या रहा है। ठीक है, यानी कि इससे पता चलता है कि जीवों के ऊपर आपके एनवायरनमेंट का क्या प्रभाव पड़ रहा है, अर्थात आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो किस प्रकार से जीवों को नुकसान पहुंचा रही हैं। जैसे मान लिया आप फसल बोते हैं, ठीक है, आपने गेहूं की फसल बोई या गन्ने की फसल बोई या मटर, आलू, टमाटर, कुछ भी बोया, सिंपल मान लेते हैं आपने गेहूं की फसल बोई। गेहूं की फसल बोने के साथ साथ एक दो तरीके होते हैं, एक सिंपल बीज डाल दिया आपने, और सिंपल खाद डाल दिया, जो आपका एनवायरमेंटल खाद होते हैं, जैसे आपका गोबर से बनता है या कोई और नेचुरल खाद होता है, वो डाल दिया, सिंपल फसल हुई, उगी, आपने खा ली, छुट्टी। अब एक तरीका और है, आपने क्या किया, आपने खेत की मिट्टी की जांच करवाई, उसमें क्या कमियां हैं, पहले उनको पूरा किया, फिर आपने देखा
कि आपका जो गेहूं है, आपका जो अनाज है, उस पर क्या क्या कीट आता है। उस कीट को मारने के लिए आपने पेस्टिसाइड यूज़ किया। उन बीमारियों को मारने के लिए आपने जेनेटिकल जो ट्रांजैक्शन होता है, सॉरी, जो जेनेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन से बने हुए जो बीज होते हैं वे यूज करने शुरू कर दिए। और क्या हुआ, आपकी जो हवा है, जो एनवायरनमेंट है आपके, उसमें जो कीट हैं उसे मारने के लिए फिर आप स्प्रे कर रहे हैं। तो अब देखिए, जो खेत में जो सांप रहता है, सांप का मतलब किसान का दोस्त होता है, वो चूहे को खाता है। अब सांप मर जाएगा तो चूहा भी मर जाएगा। तो एक इकोलॉजिकल सिस्टम जो पूरी तरीके से गड़बड़ा जाता है उसके आसपास का, तो फसल पे 1-2 साल के बाद जरूर नेगेटिव इफेक्ट आना ही आना है। वो कुछ दिन तो आपको अच्छा प्रोडक्शन देगी, फिर धीरे धीरे प्रोडक्शन घटता चला जाएगा। प्रोडक्शन घटना बढ़ना कोई बड़ा मैटर नहीं करता, बड़ा मैटर करता है वे पेस्टिसाइड्स जो उस अनाज में जेनेटिक चेंज कर सकते हैं, जो उस अनाज में कैप्चर हो जाते हैं, उसके अंदर जो अनाज में प्रोटीन है, जो फैट है, उसमें वो बैठ जाएंगे, जाके डिपॉजिट हो जाएंगे, और वो फिर आपकी बॉडी में जाएगा, आपकी बॉडी में, किडनी में, हार्ट में घूमेंगे, फिर वो आपके ब्लड में घूमेंगे, फिर वो क्या है, आपकी बॉडी के अंदर डिपॉजिटेशन होता रहेगा, वो कभी समाप्त नहीं होता। ठीक है, तो देखिए कैसे वो, मान लिया उस फसल पे जो कीट बैठता है, उसके बॉडी के अंदर वो पेस्टिसाइड जाएंगे, फिर उस कीट को कोई और खाता है, फिर उसके अंदर चले जाएंगे, फिर उसको किसी और ने खाया। फूड चेन में, पूरी फूड चेन में जहर घूम रहा है, और वो पूरी फूड चेन उस पारिस्थितिक तंत्र को समाप्त कर देगी, वो जो जहर है आपका। कैसे, जैसे आपने देखा कि गिद्ध जो चील होती है वो अब दिखाई नहीं देती, कारण टोटल जो आप पशुओं को डाइक्लोफेनेक खिलाते हैं, दर्द की दवा, उसके कारण उसका जीवन धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। उसको हम पढ़ेंगे कि वो कैसे हो रहा है। उसका जो एग्स होता है, उसका जो एग होता है, उसकी केमिकल, उसकी जो खोल होता है कैल्शियम का, उस पर नेगेटिव इफेक्ट होता है उस डाइक्लोफेनेक की वजह से, जो बॉडी में डिपॉजिट होती है, और उससे क्या होता है, बच्चा इमैच्योर पैदा हो जाता है। और इमैच्योर बच्चा पैदा होगा, यानी कि अंडे से इमैच्योर बच्चा निकलेगा, तो वो जिएगा ही नहीं, मर जाता है। इसलिए धीरे धीरे उस फूड चेन की प्रक्रिया, यानी कि उस फूड चेन में जो एक तंत्र बना हुआ है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और उसके डिस्टर्ब होने से डायरेक्ट मनुष्य पे इफेक्ट आता है। यानी कि जो वल्चर है वो साफ सफाई करते हैं एनवायरनमेंट की, जब साफ सफाई नहीं होगी, गंदगी होगी, गंदगी नहीं होगी तो बैक्टीरिया और वायरस पनपेगा, और बैक्टीरिया और वायरस सीधे डायरेक्ट मनुष्य पर इफेक्ट करता है, इसलिए मनुष्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपका एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में क्या अंतर है, बिल्कुल आपको स्पष्ट तरीके से समझाया गया है। अब देखिए, जो हम कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे आगे अगली क्लास में, उन्हें एक छोटे से स्तर पे समझिए, वे सब एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं। जैसे जीन है, जीन यहाँ लिख के बता देता हूँ। जीन, जीन आपने देखा कि जीन किसे कहते हैं, मैं फिर से लिखूंगा इसको, क्योंकि ये मैंने बना दिया ना, तो इसको हटा देता हूँ। हाँ, जीन, तो जो आपका जीन है, देखो ये है जीन। जीन, जीन किस में होता है, आपकी सेल में। हम वो नहीं समझ रहे बायोलॉजी वाला, हम बायोलॉजी वाला सिस्टम नहीं समझ रहे कि जीन, जीन से बने डीएनए, डीएनए से बना क्रोमोजोम, क्रोमोजोम से बनी सेल, सेल, सॉरी, क्रोमोजोम किस में होता है, न्यूक्लियस में होते हैं, न्यूक्लियस किस में होता है, सेल में होता है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से बॉडी। नहीं, हम पढ़ेंगे एनवायरनमेंट का इस तरीके का प्रोसेस क्या है। जीन है, सेल है, यानी कि जेनेटिक स्तर पर डायरेक्ट एनवायरनमेंट का प्रभाव पड़ता है। तो हमें जीन और सेल तो हमने पहली क्लासों में पढ़ लिया, आप साइंस की क्लास में आगे देख सकते हैं। उसके बाद ऑर्गन आता है, ऑर्गन, ये भी हमने पढ़ लिया है। अब देखिए ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीव, ऑर्गेनिज्म, जीव, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, वही इस मतलब जीव ऐसे नहीं पढ़ना जैसे बायोलॉजी में पढ़ते हैं। जीव पढ़ने का मतलब है उसके साथ एनवायरमेंटल क्या प्रभाव पड़ते हैं, इफेक्ट होते हैं, वह उसको समझना है। जीव किसे कहते हैं, पॉपुलेशन किसे कहते हैं, पॉपुलेशन किसे कहते हैं। ठीक है, ये पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन नहीं है जिसे हम जनगणना कहते हैं, लगभग ऐसी ही है, लेकिन एनवायरनमेंट में थोड़ा अलग से स्टडी होगी। ये कैसे कम्युनिटी बनती है, कम्युनिटी, पॉपुलेशन से कम्युनिटी डेवलप होती है, कम्युनिटी से इकोसिस्टम बनता है। इकोसिस्टम क्या बनाते हैं, लैंडस्केप बनाते हैं, और जब कई सारे लैंडस्केप बन जाते हैं, बायोडाइवर्सिटी डेवलप होने लगती है। और उसी बायोडाइवर्सिटी, वो बायोडाइवर्सिटी कहाँ डेवलप होती है, बायोस्फीयर में, बायोस्फीयर रिजर्व में। और हमें यही पढ़ना है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, आपका लैंडस्केप क्या होते हैं, इकोसिस्टम, इकोलॉजी, और आपकी कम्युनिटी किसे कहते हैं, पॉपुलेशन किसे कहते हैं।
जीव का इनके साथ क्या अंतर संबंध है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, थोड़ा टेक्निकल है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, थोड़ा सा है, हल्का सा। अगर आप साइंटिफिक टेम्पर्ड रखते हैं तो आप बहुत अच्छे से इंटरेक्टिव हो जाएंगे इसके साथ में और समझेंगे। ठीक है, क्लास को यहीं रोकता हूँ, अगली क्लास एनवायरनमेंट की लेकर आएंगे आपके साथ में। और जो मैंने चर्चा की है अभी, ऑर्गन, जीव, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, इसी तरीके से एनवायरनमेंट को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।